राधे राधे, हरे कृष्ण। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि लग्न और लग्नेश, इसके बारे में इस वीडियो में सविस्तर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यह टॉपिक हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक सेंटर कोर है, यानी कि जो भी ज्योतिषीय कला जो हम सीख रहे हैं, इसके एक कोर में जो इसका एक हम बोल सकते हैं कि एक हृदय वाला जो कंसेप्ट है, वह लग्न को जानना या फिर लग्नेश की पोजीशन को पहचानना है। अपने आप में यह कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और मैं आज यह इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर कुछ न कुछ ज़रूर सीख कर जाइए और इस कंसेप्ट को अपनी जो कुंडली है, जो आपका वैदिक चार्ट है, इसके ऊपर अप्लाई ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। अब लग्न यानी कि जो फर्स्ट हाउस, जो हमारा वैदिक कुंडली का जो सबसे पहला घर होता है, उसको एसेंडेंट इंग्लिश में कहते हैं या फिर लग्न हम हमारी ज्योतिषीय भाषा में कहते हैं। अब लग्न जो है उसका और परस्पर जो बाकी सारे हाउसेस है हमारे चार्ट में, बाकी सारे घरों का और लग्न का एक परस्पर रिलेशन होता है। और लग्न से जो लग्न का जो लॉर्ड है, जो राशि वहाँ पर है, उसका स्वामी एग्जैक्टली कुंडली में कहाँ पर बैठा है, यह अपने आप में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो लग्न जो है उसकी डिग्री, अब वहाँ पर कौन सा नक्षत्र उदय हो रहा है और वह किस डिग्री पर उदय हो रहा है, किस पद में है, यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसके ऊपर अगले अपने आप में हम एक अलग क्लास कर सकते हैं और इसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आज हम स्पेशली लग्न और लग्नेश के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो लग्न जो है, बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ गया कि जो फर्स्ट हाउस है उसको लग्न कहा जाता है। अब हालांकि एस्ट्रोलॉजी में जो हाउसेस है उनका आपस में रिलेशन जो है वो हमको बाय बर्थ मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मेष लग्न की कुंडली है तो उसमें जो फर्स्ट हाउस है, जो पहला घर है, और जो अष्टम भाव है, प्रथम भाव और अष्टम भाव का जो स्वामी जो है वो मंगल देव ही हो गए। तो इनका परस्पर आपस में जो रिलेशन है, यानी कि प्रथम भाव और अष्टम भाव आपस में एक दूसरे से जुड़ गए और यह नेचुरली फॉर्म हुआ है दोस्तों। भगवान ने या फिर ईश्वर ने जो भी कुंडली हमारी हमको दी है, वैदिक ज्योतिष में जो हम कुंडली की स्टडी करते हैं, उसके बेसिस पे ही यह कॉन्सेप्ट है कि लग्नेश कहाँ पर बैठा है और लग्न का और दूसरे किस घर का स्वामी लग्नेश है। इससे हमको बाकी के हाउसेस के भी रिलेशन जानने आते हैं। जैसे कि हर ग्रह, हम जानते हैं कि सूर्य और देव और चंद्रदेव, इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे जो ग्रह है हमारे वैदिक ज्योतिष में, इन सबको दो दो राशियों का स्वामित्व प्रदान हुआ है। जैसे कि मर्क्यूरी जो बुध है वह 3 नंबर की राशि मिथुन राशि और 6 नंबर की राशि कन्या राशि, इन दोनों के स्वामी हैं। और जो शुक्र देव है वह 2 नंबर की राशि टॉरस साइन या फिर वृषभ राशि और तुला राशि 7 नंबर की जो साइन है, इन दोनों का स्वामित्व इनको है, शुक्र देव के पास में इन दोनों का स्वामित्व है। तो इसी प्रकार से अगर हम ब्लैंक चार्ट देखें कि जो एरीज साइन है या फिर एरीज लग्न वाले जो व्यक्ति है, उनकी कुंडली में जो फर्स्ट हाउस है, जो पहला घर है, और जो अष्टम भाव है, 8 नंबर की जो स्कॉर्पियो साइन है, इन दोनों के स्वामी जो ग्रह है वो लग्नेश खुद जो मंगल देव है वह हो जाते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ, हम इस कंसेप्ट से महत्वपूर्ण बातें इनकर ये कर सकते हैं, यानी जान सकते हैं कि इस व्यक्ति की जो आइडेंटिटी है, खुद का जो एक पर्सनैलिटी है इसकी, यह अपने आप में बहुत ही छिपी हुई या फिर एक हिडन पर्सनैलिटी है, क्योंकि लग्न से ही अष्टम भाव आकर जुड़ गया है। और इस व्यक्ति को अकल्ट साइंसेस या फिर जो रिसर्च वाली चीज़ें हैं या फिर किसी भी चीज़ को डीप में जाके खोजना, इन सब चीज़ों में रुचि हो सकती है। इसका एक नेचुरल इंक्लिनेशन या इंटरेस्ट हो सकता है इन सारी चीज़ों में। अब अष्टम भाव जो है वो सडन इवेंट्स का भी है,
कोई अकस्मात घटना हमारे इस जीवन में घटित होती है जिससे हमारे लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, इन सारी चीज़ों को भी अष्टम भाव दर्शाता है। अब क्योंकि ऐसे व्यक्ति का जो लग्न है वही अष्टम भाव से जुड़ चुका है, तो जाहिर सी बात है कि यह सारी चीज़ें घटित होंगी ही होंगी इसके जीवन में, और इससे एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि मंगल देव जो है लगभग 27 से 28 वर्ष की आयु जब किसी भी व्यक्ति की होती है उसके बाद में काफ़ी एक मैच्योर हो जाते हैं, और इनका तो लग्नेश ही जो है वह मंगल देव है। अब इस चार्ट को देख के हम ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन ये दे सकते हैं कि जब भी जिस भी भाव में मंगल देव होंगे उस भाव के जो परिणाम है वह इनको 27-28 वर्ष की आयु के बाद बहुत ही क्लियर और साफ देखने को मिलेंगे। अब फर्स्ट हाउस और 8th हाउस के तो हमने दोनों का रिलेशन जान लिया। हाँ, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों, और यह हम केवल एरीज एसेंडेंट और जो फर्स्ट हमारा जो राशि है 1 नंबर की उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मेष लग्न के बारे में। ऐसे करते 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 हम पूरे मीन लग्न तक 12 के 12 लग्नों के जो आपस में जो ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन है, यानी कि इसी कंसेप्ट से जो हाउसेस आपस में परस्पर संबंध बना रहे, इनके ऊपर बहुत ही डिटेल में और सविस्तर चर्चा कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर हम मेष लग्न में ही बात करें, द्वितीय भाव की जो दूसरा भाव है वहाँ पर वृषभ राशि है, और जो सप्तम भाव है मेष लग्न वाले व्यक्तियों का वो आपस में जुड़ चुका है। कैसे? अब दूसरा नंबर की जो राशि है उसके स्वामी और 7 नंबर की जो राशि है उसके स्वामी शुक्र देव हो गए, तो दूसरा और सप्तम भाव आपस में जुड़ने के कारण ऐसे व्यक्तियों के लिए हम बेसिक बात यह जान सकते हैं। आपको बता दो दोस्तों कि हमने अभी तक इसमें प्लैनेट्स को इंक्लूड किया ही नहीं है। हम आज केवल इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कोई भी लग्न देखकर आप दो जो घर जो आपस में रिलेशन बनाते हैं उनको जोड़ के एक ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन किस तरह से दे सकते हैं, या फिर जो भाव हमारी कुंडली में होते हैं उनका महत्व कितना है। कभी भी यह बात एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है यह नोट करके रखिएगा कि भाव जो है उनकी जो एक तासीर है कुंडली में वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम भाव देखते हैं और फिर उसके बाद में ही प्लैनेट्स की पोजीशन को स्टडी करते हैं, और फिर उसके बाद में हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हुए जैसे कि नक्षत्र और उनके पदों को जान के और फिर प्लैनेट्स की डिग्री को जान के ही एक जो ठोस जो एक प्रेडिक्शन होता है या फिर जो एक निर्णय हम दे सकते हैं सामने वाले व्यक्ति को कि आपकी लाइफ में ऐसी स्थिति जो है वह परिस्थितियाँ निर्माण होगी और आपको यह रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने प्लैनेट की पोजीशन के बारे में डिस्कस किया ही नहीं है। हम हमारी चर्चा पे वापस आ जाते हैं। दूसरा और सप्तम भाव, द्वितीय और सप्तम भाव आपस में जुड़ने के कारण अब आपको क्या लगता है, ऐसे व्यक्ति की लाइफ में जो उसकी फैमिली है और जो उसकी वाणी है, जिस प्रकार से वह व्यक्ति बात करता है, उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली उसके रिलेशनशिप पे या फिर उसकी जो शादी है इसके ऊपर गिरेगा। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है दोस्तों। जिस घर से एक कोई व्यक्ति आता है जो उसका घर का एक फैमिली बैकग्राउंड है, उसके घर में रिसोर्सेस कितने हैं और वह किस प्रकार से बात करता है, यह सारी चीज़ें एक डिसाइडिंग फैक्टर होगी मेष लग्न वाले व्यक्तियों के चार्ट में स्पेसिफिकली कि उनकी शादी किस तरह के व्यक्ति से होगी या फिर उनकी शादी कैसे चलेंगी। अगर उनका रिलेशनशिप या फिर उनकी जो शादी है वह अफेक्ट हुई या फिर उसमें कोई क्लैशेस आए तो हमको नेचुरली उनकी जो फैमिली है उसमें या फिर उनके जो पिताजी माताजी जो उनकी जो फैमिली जो पहले थी उसमें हमको क्लैशेस देखने को मिलेंगे। ऐसी व्यक्ति की वाणी अगर ख़राब हुई या फिर उनके बोलने की पद्धति अगर, हालांकि मेष लग्न वालों की बोलने की पद्धति काफ़ी ऐसी क्लियर होती है और वो मतलब जनरली इतने सॉफ्ट स्पोकन नहीं होते, जो बात है वह क्लियर बोलते, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे अवसरों पर वह मृदुभाषी भी होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही मौका परस्त होते हैं, कहाँ पर किससे कौन सी बात कब करना है ऐसे लोग अच्छे से जानते हैं। अगर इनका जो लग्नेश है उसकी स्थिति अच्छी हुई तो
अब ये तो हम डायरेक्ट प्रेडिक्शन पर आ गए, लेकिन हम अभी हमारी चर्चा कर रहे हैं कि दूसरे और सप्तम भाव का रिलेशन। जो इनका पार्टनर होगा, सप्तम भाव शादी का भाव है और सप्तम भाव जो है वह बिज़नेस पार्टनरशिप का भी है दोस्तों। अगर इनकी फैमिली लाइफ में कुछ क्लैशेस आए या फिर इनकी फैमिली के साथ में कोई मेजर इशू हुआ, जब भी यह स्थिति होगी तो उस समय इनके लिए आप एक बहुत ही सुंदर प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि अगर आप बिज़नेस में कोई मतलब पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस कर रहे हो तो ऐसी स्थिति में आपके बिज़नेस में आपको प्रॉब्लम ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। और ये वाइस वर्सा है दोस्तों। अगर ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप में किसी के साथ भी कोई बिज़नेस कर रहा है और उसमें अगर इनको बहुत परेशानियां या कठिनाइयां देखने को मिल रही है, तो इसका अर्थ यही हुआ कि कहीं ना कहीं इनका जो दूसरे भाव का जो ऋण है, यानी कि जो इनकी फैमिली है उसके प्रति जो इनको कार्य करना चाहे वो कहीं ना कहीं ये अच्छे से कर नहीं रहे, और इस चीज़ के कारण ही इनका जो सप्तम भाव है वह कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ है या फिर पीड़ित हुआ है। अब दोनों भावों को एक साथ अगर यह अच्छे से बैलेंस करते हुए चलेंगे तो इनका दूसरा भाव भी अच्छे परिणाम देगा और सप्तम भाव भी अच्छे परिणाम देगा। अब इसी प्रकार से तृतीय भाव को हम अगर देखें, और जो छठा घर है यानी कि 3 नंबर की राशि जो मिथुन राशि है तृतीय भाव में, और जो छठा घर है उसमें कन्या राशि है, इन दोनों के जो स्वामी है वह बुध देव हुए दोस्तों। तो बुध देव जो है वह हमारी वाणी के कारक है। अब तीसरा घर और छठा घर आपस में रिलेट होने के कारण इन की जो भाई बहन है या फिर इनके जो आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, बहुत बार इनका रिलेशन जो है वह उनके साथ में इतना अच्छा नहीं रहेगा नेचुरली, क्योंकि इसमें छठा भाव जो है वह इंक्लूड हो गया। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है और छठी राशि छठे भाव में ही होने के कारण इनको इसके जो परिणाम है वो बहुत मार्क्ड देखने को मिलेंगे। अब इसका अर्थ यह हुआ कि जब भी कोई भी प्लैनेट इनकी छठी राशि से इनके छठे भाव से गोचर करेगा, तब इनके ऊपर कोई मेजर कोर्ट केस होना या फिर इनकी वाणी के कारण कहीं ना कहीं, क्योंकि बुध वाणी के कारण कारक देव है, तो इनकी वाणी के कारण कहीं ना कहीं यह प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं या फिर इनकी हेल्थ जो है वह ख़राब हो सकती है। यह एक बहुत ही सीधा साधा प्रेडिक्शन हमको देखने को मिलता है। अब तीसरा भाव और छठा भाव यह दोनों आपस में लिंक होने के कारण तीसरा भाव जो है वह हमारे हार्डवर्क का भी है, और जिस तरह से हम ऑनलाइन जगत में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं उसका भी है तीसरा भाव। तीसरा भाव मेलिफिक तो नहीं है एग्जैक्टली दोस्तों, लेकिन तीसरा भाव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे कॉन्शियसनेस या फिर जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, उसमें हम किस तरह से चीज़ों को स्टोर करते हैं। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि हम हमारे तीसरे भाव से यह देख सकते हैं, हमारी या फिर किसी की भी जन्मपत्री में हम यह देख सकते हैं कि इस व्यक्ति की जो मेंटल स्ट्रेस है या फिर मेंटल ट्रॉमा है उसको फेस करने की जो मतलब एक इंटेंसिटी है या फिर जो एक लेवल है इनका कि कितना ये अपने आप से फाइट कर सकते हैं, और दूसरे व्यक्ति के साथ में या फिर इस दुनिया से जो एक फ़ाइट करने की जो एक टेंडेंसी या फिर कैपेबिलिटी होती है उसको हम किसी भी व्यक्ति के तीसरे भाव से भली भांति जान सकते हैं। अब नेचुरली तीसरा भाव छठे भाव से आकर जुड़ गया और इन दोनों भावों का आपस में परस्पर रिलेशन बन गया, और छठा भाव जो है वह शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने का भी है। तो जनरली ऐसे व्यक्ति जो है इनके या तो शत्रु नहीं होंगे या तो इनके बहुत सारे शत्रु होंगे, और उन पर विजय प्राप्त करने के लिए या फिर उनसे कहीं ना कहीं जीतने के लिए ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रेडिक्शन हम ये दे सकते। प्रेडिक्शन तो क्या मतलब, हम इस चीज़ को डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं कि यदि यह व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर अच्छे से काम करे और खुद की पर्सनैलिटी में जो कुछ फॉल्ट इनके अंदर है वह खोज के निकाले और फिर उसके ऊपर काम करें, तो ऐसे व्यक्ति के जो इनके जो दुश्मन हैं
उनके सामने इनको परास्त नहीं होना पड़ेगा, या फिर यह उनको कहीं ना कहीं डिफीट करने में या मात देने में सक्सेसफुल रहेंगे। यह एक बात हमको पता चलती है। तीसरा भाव जो है वह हमारे छोटे भाइयों बहनों को या फिर हमसे जो छोटे हमारे सिबलिंग्स होते हैं उनको भी दर्शाता है। अब कहीं ना कहीं इनके जो भाई बहन हैं, क्योंकि यहाँ पे तीसरे भाव के साथ में छठा भाव जो है वह रिलेशन में आ गया है, तो इनके जो भाई बहन हैं, हम यह भी प्रेडिक्शन इस चीज़ से निकाल सकते हैं कि उनको कहीं ना कहीं छठे भाव की जो चीज़ें हैं वह उनकी डोमिनेंसी देखने को मिलेंगी अपने लाइफ में। इनके जो भी छोटे भाई या बहन होंगे उनको हो सकता है कि कोई मेजर रोग का या फिर किसी भी मेजर ऋण का जो कोर्ट केसेस वगैरह है, या फिर लोन लेकर इंटरेस्ट ना चुका पाना या लोन ना चुका पाना, ऐसी चीज़ों का इन जनरल उनको सामना कर सकना पड़ सकता है अपनी लाइफ में। अब दोस्तों, मेष लग्न वालों की ही कुंडली में नवम भाव और जो द्वादश भाव है यानी कि 9वां घर और जो 12वां भाव है यह आपस में कोरिलेट हो गए, क्योंकि इनके जो स्वामी है वह बृहस्पति देव, हमारे जो जुपिटर है वह इनके स्वामी ग्रह हो गए। अब जो कारकत्व है, जुपिटर जो देवगुरु बृहस्पति है उनका जो कारकत्व है वह नवम भाव में सबसे अधिक हमको देखने को मिलता है, या फिर उनके जो भी कारकत्व है वो नवम भाव की जो एनर्जी है उसके साथ में कोरिलेट होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में उनका जो जुपिटर है अगर वो 9th हाउस में हुआ, नवम भाव में हुआ, तो जनरली ये लोग बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। और दूसरे अगर ग्रह उनकी जो स्थिति है और लग्नेश की स्थिति जो है वह अच्छी है, तो यह अपने आप में एक राजयोग कारक स्थिति को निर्माण करता है चार्ट में। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि 9वां भाव और जो 12वां भाव है इनका कोरिलेशन बनने के कारण 9वां घर जो है वह हमारे पिताजी को दर्शाता है। जो भी क्वालिटीज़ हमारे पिताजी के अंदर है और उन्होंने अपनी लाइफ में एग्जैक्टली किन किन चीज़ों को फेस करते हुए वह आगे बढ़े हैं, उनके जो एक कोर है, हमारे जो पिताजी उनका एक कोर है, वह हम नवम भाव से जान सकते हैं। अब क्योंकि 9वां भाव जो है वह 12वें भाव से लिंक हो गया है, तो साधारणतः जो मेष लग्न वाले लोग होंगे उनके जो पिताजी है वह कुछ मायनों में या फिर हम कह सकते हैं कि वो इन जनरली स्पिरिचुअल होंगे, क्योंकि 12वां भाव जो है वह पूरे हमारे इस ज्योतिषीय कुंडली के जो चक्र है उसमें लास्ट भाव है और वह मोक्ष कारक भाव भी है। अब वहाँ पर मोक्ष कारक ग्रह जैसे कि केतु देव जो है वह सबसे अच्छे परिणाम इसीलिए देते हैं दोस्तों कि 12वां भाव कहीं ना कहीं हमको चीज़ों को छोड़ना सिखाता है। जिन भी चीज़ों का हमको दान करना होता है या फिर हमको जो चीज़ें छोड़नी है हमारी इस लाइफ में, उन चीज़ों को हम हमारे 12वें भाव को अगर हम डिकोड कर ले तो हम भली भांति जान सकते हैं। और मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं कि चीज़ों को पाने में जितना आनंद नहीं है उतना ही उनको त्याग करने में या फिर किसी को देने में उससे दुगना आनंद है दोस्तों। इस बात को आप फील ज़रूर करिएगा कभी ना कभी अपने लाइफ में, और यह बहुत गहरी बात है। आजकल लोग इसी होड़ में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं कि हमको फ़ायदा क्या होगा या फिर हमको कितनी चीज़ें प्राप्त होंगी, कितना धन हम अर्जित करेंगे हमारी इस लाइफ में। यह सारी चीज़ें फाइनली मैटर नहीं करती है दोस्तों। अगर आप थोड़े से भी स्पिरिचुअल हैं तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि हम कहीं ना कहीं इस लाइफ में आए ही इसलिए, या फिर हमारा मोटो यह है कि हमको इस लाइफ के एंड के बाद में जब भी हम इस देह को त्याग देंगे उसके बाद में जो हमारी आत्मा की जो गति है वह कहीं ना कहीं अच्छी होनी चाहिए या फिर उसके कॉन्शियसनेस में एक सुधार आना चाहिए। इसका एक मौका हमको इस जगत में जन्म देकर भगवान द्वारा जो है वह दिया गया है। हालांकि यह एक अलग मुद्दा है दोस्तों कि इन सब बातों की चर्चा तो बहुत लोग करते हैं लेकिन इनको फॉलो आजकल बहुत ही कम लोग कर रहे हैं या फिर ऑलमोस्ट नहीं कर रहे। जाने दीजिए, हम हमारी बात पर वापस आ जाते हैं कि जो 9वां घर है, 9वां भाव और जो 12वां भाव है, इन दोनों का रिलेशन बनने के कारण ऐसे व्यक्ति के जो पिताजी है
का आप पूछ कर देखिएगा, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेडिक्शन है कि उनके पिताजी ने कहीं ना कहीं एक बार तो भी अपने जो लाइफ में फ़ॉरेन में ट्रैवल ज़रूर किया होगा दोस्तों, या फिर फ़ॉरेन में नहीं किया होगा तो उनका जो जन्म स्थान है इनके पिताजी का, वहाँ से दूर ये गए ही होंगे 100% अपनी लाइफ में। यह व्यक्ति जो है यह दूर जाके उन्होंने वहाँ से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अब यह हमने प्रेडिक्शन ऐसे इसलिए दिया, आपको समझ आ गया होगा दोस्तों कि नवम भाव जो है वह पिताजी को दिखाता है, और जो द्वादश भाव है 12वां भाव वह कहीं ना कहीं हमारे दूर दराज के जो एरिया है या फिर समुद्र पार जाके हमारा जो जन्म स्थान है उससे दूर जाना या विदेश में जाना, फॉरेन कंट्रीज़ में जाना, इन चीज़ों को दर्शाता है। अब ऐसे व्यक्ति के, मेष लग्न वाले व्यक्ति के नवम और द्वादश भाव के दोनों के जो स्वामी है वह गुरुदेव हो गए, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप में ही इन दोनों भावों के रिलेशन के कारण अच्छे एक्सटेंट में या फिर इंटेंसिटी में भाग्यशाली हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस व्यक्ति के धर्म को समझने की और कहीं ना कहीं धर्म से लेकर अर्थ, काम और मोक्ष तक पहुंचने की जो जर्नी है, या फिर इस लाइफ में जो यह कार्य हमको करना है कि हम सबको अल्टीमेटली मोक्ष को अटेन करना है, उस जर्नी को मतलब इजी हो गया। वो जो चीज़ है वह बहुत मायनों में इजी हो गई, क्योंकि जो नवम भाव है और जो द्वादश भाव है इन दोनों का स्वामित्व जो है वह देवगुरु बृहस्पति के पास आ गया है। अगर बृहस्पति देव की जो पोजीशन है वह अच्छी हुई कुंडली में, तो यह व्यक्ति ज़रूर से ज़रूर स्पिरिचुअल होगा, और किसी एक स्पिरिचुअल साधना को अगर यह अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे तो इनको बहुत सारी चीज़ें जो है वह इस साइकिल के बारे में, जो यह जीवन रूपी चक्र है, इसके बारे में समझ ज़रूर आएगी दोस्तों।